दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। सबसे पहले तो पुनर्जागरण की भूमिका हम लोग देखते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना या फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही हम पुनर्जागरण के रूप में जानते हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन चेतना आई। पुनर्जागरण परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानवतावाद को प्रतिष्ठित किया, यानी मानवतावाद का स्थान यहाँ पे सर्वोच्च रहा। अब हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण होने का आखिर कारण क्या था। पुनर्जागरण आखिर इटली में ही क्यों हुई, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी और पुनर्जागरण का पूरे विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पुनर्जागरण के कारण। आप लोग देख रहे होंगे, पहला कारण को भी मैं 8 बांट रखा हूं। पहला हो गया व्यापार वाणिज्य एवं आर्थिक विकास। व्यापार वाणिज्य और आर्थिक विकास होने के कारण जो मध्य युगीन परंपरा था लगभग खत्म हो गया। उस समय सामंतवादी प्रथा था, वो भी खत्म हुआ। सामंतवादी प्रथा और धर्म युद्ध को खत्म होने के फलस्वरूप एक मध्य वर्ग का उदय हुआ और यही मध्य वर्ग के उदय होने के कारण पुनर्जागरण हुआ। फिर देखिए, गिल्ड पद्धति के स्थान पर एक ऐसी संस्थाएं विकसित हुई जो एक प्रगतिशील और उदारवादी थी। इससे क्या हुआ, समाज में एक नवीन क्रांति आई। दूसरा देखिएगा, भौगोलिक खोजें। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य भौगोलिक खोजें का भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योग, व्यवसाय और विज्ञान को मानव विस्तार मिला। यही वह काल था जिसमें उद्योग और व्यवसाय को, विज्ञान को एक मानव विस्तार मिला। लोगों की संकुचित दृष्टिकोण नए नए अनुभव के कारण टूटने लगे। जो मध्यवर्गीय संकुचित दृष्टिकोण था, जैसे पोप का या सामंतों का, वो टूटने लगे और यही टूटने के कारण क्या हुआ, नए नए अनुभव आने लगे। फिर देख रहे होंगे, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, कोलंबस भारत, चीन और अरब जैसे देशों से क्या हुआ, नए रास्ते खोज निकाले। इन्होंने नए रास्ते के खोजने के कारण क्या हुआ, व्यापार वर्ग उदय हुआ। लोगों की एक दूसरे देशों से जुड़ने लगे और व्यापारी वर्ग एक सुदृढ़ स्थान प्रदान हुआ। अब नेक्स्ट देखिएगा, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से भी पुनर्जागरण का जन्म हुआ। धर्म युद्ध से यूरोप में जो अलगाववाद था वो समाप्त हो गया। पोप एवं चर्च की जो प्रतिष्ठा कायम थी मध्य वर्ग में, वो खत्म हो गई। ठीक है, जिससे लोगों में एक नवीन क्रांति आई और समाज में एक नई क्रांति आई। व्यक्तिवादी एवं मानवतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिला। पोप और चर्च की जब प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी तो व्यक्तिवादी और मानवतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिलने लगा। नेक्स्ट देखिएगा, सामंतवाद का पतन। धर्म युद्ध से सामंतवादी प्रथा पर चोट हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक उन्मुक्त मध्यम वर्ग जीवन के प्रत्येक प्रभाव डाला, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मध्यम वर्ग को प्रभाव डाला। ठीक है, फिर देखिएगा कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी और एक व्यापारिक शहर भी थी। कुस्तुनतुनिया जो था यूरोप और पूर्वी एशिया को जोड़ता था। ठीक है, तो 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। यही अधिकार करने के फलस्वरूप क्या हुआ, ईसाई विद्वान जो थे, लेखक, वैज्ञानिक जो भी थे, पूरे यूरोप में पलायन कर गए और इस अपने साथ जो भी प्राचीन यूनानी था और प्राचीन रोम विज्ञान जो भी उनके पास था वो पूरे यूरोप में फैल गए। ये वही ज्ञान विज्ञान फैलने के कारण क्या हुआ कि पुनर्जागरण हुआ। लोगों के मन में नए नए जिज्ञासा है। फिर देखिएगा, यूरोपीय एशियाई व्यापार बाधित हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन
जब वह तुर्कों ने इस पे अधिकार कर लिया तो पूर्वी एशिया से जो संपर्क था बाधित हो गया, और यही बाधित होने के कारण नए नए व्यापारिक मार्ग का उदय हुआ, नए नए व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, जिसके कारण नवीन चेतना जागरूक हुआ। नेक्स्ट देखिएगा वैज्ञानिक आविष्कार। अरबों के माध्यम से कागज बनाने की कला लोगों ने सीखी। ठीक है, मुद्रण प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेस का विकास इसी समय हुआ। बाइबल का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया, जिसके कारण क्या हो कि लोगों में जागरूकता आई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ। इस समय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्पेन में एक कार्डोवा विश्वविद्यालय का इसी समय स्थापना हुआ, कार्डोवा विश्वविद्यालय का। साहित्यकार इस समय से दाते एवं पेट्रोव आदि प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किए हैं। ठीक है, दर्शन का विकास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इस समय बुद्धिवाद का विकास हुआ। व्यापारियों एवं दार्शनिकों को प्रोत्साहन मिला। तर्क साथ रूढ़िवादी दर्शन की आलोचना होने लगी। अरस्तु की जगह सिसरो को आदर्श माना जाने लगा। दर्शन के विकास के फलस्वरूप देखिएगा जो भी बुद्धिवादी विकास हुआ, इस समय व्यापारियों और दार्शनिकों को बुद्धिवादी विकास से दार्शनिकों और व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला, जिससे पुनर्जागरण का विकास हुआ। और पुनर्जागरण होने का मेन कारण यही सब था। अब हम लोग देखेंगे आखिर पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। सबसे पहले तो इटली की भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागर के मध्य था। भूमध्य सागर के मध्य में होने के कारण इसमें व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इटली के परंपरागत जो नगरीय व्यवस्था थी, वो नगर में संस्कृति संग्रहालय, पुस्तकालय एवं नाट्यशालाओं की स्थापना वहां पे हुई, क्योंकि भौगोलिक दशाएं वैसा थी इटली में, और इटली थोड़ा सा पूरे यूरोप में विकसित था। नेक्स्ट देखिएगा मध्यकालीन संकल्पनाएं इटली में कभी भी मजबूत नहीं रही। प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष इटली में विद्यमान थे। राजनीतिक दृष्टि से भी इटली पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि देखिएगा उत्तरी इटली में स्वतंत्र नगर राज्यों का निर्माण हो रहा था, वहीं उदारवादी विचारों का भी वहां पे प्रसार और प्रचार हो रहा था, जिसके कारण इटली में ही पुनर्जागरण शुरू हुआ। फिर देखिए इटली अनेक विद्वानों की जन्म स्थली रही है। दाते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी, जिसमें स्वतंत्रता एवं व्यक्तिवाद पर दाते ने जोर दिया। यही जियोटो, पेट्रोक, लियोनार्डो दा विंची इत्यादि ने अपने अपने पुस्तकों और अपने अपने प्रयासों से पुनर्जागरण को और बढ़ावा दिया। अब हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषता या स्वरूप क्या रही थी। ठीक है, विशेषता में देखते हैं इसमें मानववाद को बल मिला। मानव को केंद्र में रखकर चिंतन किया जाने लगा। मध्य युग में लोग मानव को केंद्र में चिंतन नहीं रख करते थे, वही मानव को केंद्र में रखा जाना लगा, और धर्म और रूढ़िवादिता को त्याग दिया गया। फिर देखिएगा व्यक्तिवाद, व्यक्ति के महत्व को भी इस समय समझा जाने लगा। एक व्यक्तिवाद केंद्र में आ गया, लोग व्यक्ति के महत्व को समझे। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष जैसे पोप का या सामंतवादी प्रथा खत्म हो गई, लोग धर्मनिरपेक्षता अपनाने लगे और समाज एक उन्मुक्त समाज बना। साहसिक मनोभाव, जिज्ञासा और खोजी दृष्टि का लोगों में विकास हुआ। सहज सौंदर्य की उपासना इस समय हुई, क्योंकि इसी समय देखे रहे होंगे आप यूनानी रोमन पूर्वजों की तरह मानव रूप का सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में गुणगान किया गया, यानी मानव का जो सौंदर्य था उसका गुणगान किया जाने लगा। यहीं पे मोनालिसा की मुस्कान अभी भी एक रहस्यमय बना हुआ है, और एक एग्जाम्पल बना हुआ है जो मोनालिसा एक साधारण स्त्री थी उसकी मुस्कान का। मध्य वर्गीय चेतना जागरूक हुआ। बुद्धिवादी स्वरूप आस्था की जगह बौद्धिकता लेने लगा। अब आस्था त्याग दिए लोग, अब जागरूकता लोगों में आ गया और बुद्धिवादी विचार लेने लगा। ठीक है, इसी समय आप देख रहे होंगे भारत, चीन, अरब जैसे देशों से व्यापारिक मार्ग सुदृढ़ हुआ।
अब हम प्रभाव देखेंगे, पुनर्जागरण का आखिर प्रभाव हमें किस किस क्षेत्र में रहा, ताकि पुनर्जागरण के प्रभाव भी पूरे विश्व पर कैसे पड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव बहुत सटीक पड़ा। भाषा और साहित्य के माध्यम से ही लोगों के मन और मस्तिष्क को क्या किया गया, मन और मस्तिष्क को मान दिया गया, मन और मस्तिष्क दोनों का विकास किया गया। साहित्य जो था वो चर्च से निकल करके, साहित्य पहले चर्च में रहता है, चर्च से निकल करके यानी चर्च के चार दीवारी से पार होकर के नुक्कड़ और सभा में पहुंचने लगा। ठीक है, बाजार तक साहित्य पहुंच गया। नाटक विद्या का सूत्रपात हुआ, नाटक विद्या का सूत्रपात होने से जगह जगह नुक्कड़ नाटक होने लगा। लोगों को जागरूक, पोप के अंधविश्वास और सामंत के अंधविश्वास से लोगों को जागरूक किया जाने लगा। पेट्रोक इटालवी पुनर्जागरण साहित्य का पिता माना जाता है, पेट्रोक को। ठीक है, अब कला एवं साहित्य के क्षेत्र में हम लोग विकास देखते हैं, क्या इसका प्रभाव हुआ। कला बहुत हद तक धर्म की सेवा से मुक्त हो गए। आप देख रहे होंगे चित्रकला, स्थापत्य, मूर्ति कला, संगीत इत्यादि मैक्सिमम क्या हुआ, धर्म की सेवा से मुक्त हो गए। इसी समय लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, ने लास्ट सफर 3D चित्रांकन किया था। ठीक है, राफेल ने मेडोना का सुकोमल चित्रांकन किया था, जो अपनी सजीवता और सुंदरता के लिए विख्यात है। स्थापत्य एवं मूर्ति कला, स्थापत्य एवं मूर्ति कला भी इस समय काफी विकास हुआ। ठीक है, गिरजाघर के जो दीवार पर होता था, दीवार पर एक सुंदर पेंटिंग किया जाता था। सेंट पीटर के गिरजा पर जियोवर्टी आदि थे, और रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर स्थापत्य कला का सुंदर एग्जाम्पल था, यानी नमूना था। स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला का भी यहाँ पे काफी विकास हुआ। इसी तरह संगीत कला का भी विकास हुआ। इस काल में वाद्य संगीत लोकप्रिय हुई और नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। आधुनिक ओपेरा का जन्म इसी काल में हुआ, यानी आधुनिक ओपेरा का जन्म पुनर्जागरण काल में ही हुआ। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में, पुनर्जागरण के कारण विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। इसी समय कोपरनिकस ने झूठा सिद्ध कर दिया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अभी तक ये मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। एक कोपरनिकस ने झूठा करार दे दिया, किंतु पोप के आज्ञा से उनके जो शोध था उसको दबा दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को एक सच साबित किया और ब्रूनो को भी बाद में जला दिया गया। तो उस समय पोप का महत्व बहुत ज्यादा मध्य वर्ग में था और मध्य जो काल था, तो ब्रूनो को भी जला दिया गया। आगे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। इसी तरह केपलर द्वारा गणित की सहायता से ग्रह आदि सूर्य की परिक्रमा करने की पुष्टि किया गया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसी तरह जर्मनी के जो जॉन गुटेनबर्ग ने 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो देख रहे हो कि विज्ञान का भी इस समय कितना प्रगति हुआ। अब आर्थिक जीवन में हम प्रभाव देखेंगे। आर्थिक जो नई नई भौगोलिक क्षेत्र की खोज होने के कारण क्या हुआ, कृषि के स्थान पर अब व्यापार स्थान ले लिया। व्यापार क्षेत्र को बढ़ने से क्या हुआ, लोग नगरों की ओर आकर्षित होने लगे। धन एक संचय हुआ और इसी समय बैंकों का विकास हुआ। ठीक है, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव देखेंगे। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दृष्टि में यूरोप में क्या हुआ, सामंतवाद का पतन हो गया तथा एक शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ। इसी समय मध्य वर्ग का जो प्रभाव बढ़ा, राजा अपना शक्ति मजबूत किए। इसी समय देखिएगा फ्रांस से फ्रांसिस प्रथम और हेनरी चतुर्थ तथा इंग्लैंड में हेनरी अष्टम और एलिजाबेथ के शासन शुरू हुआ। इसी के काल में राष्ट्रीयता के आधार पर
केंद्रीय शासन मजबूत हुआ और राजा में सारे राष्ट्र की शक्ति केंद्रित होने लगा। तो यही वो काल था जो राज्य प्रथम स्थान पर आ गया, पोप और सामंतवाद खत्म हो गया, राजा के स्थान उच्च हो गया। ठीक है, सामाजिक जीवन पे अब प्रभाव देखेंगे, इसका सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। अब समाज में व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं योग्यता पर जोर दिया जाने लगा, जिससे लोगों का दृष्टिकोण जो था विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक हो गया। लोग इहलोक पर बल देने लगे। पहले क्या था, लोग स्वर्ग पे बल देते थे, पोप पे ध्यान देते थे, अब इहलोक पे बल देने लगे। धन का अर्जन एवं संग्रह करने लगे एवं एक मध्य वर्ग का इस समय विकास हुआ। विशेष लोग पोप और सामंतवाद के विशेषाधिकारों पे आवाज उठाएं। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक जीवन पर प्रभाव। अब धार्मिक जीवन पर प्रभाव देखेंगे। पुनर्जागरण के काल में धार्मिक जो स्वरूप था वो एक सुधार आंदोलन इसमें हुआ। ठीक है, तरह तरह के इस समय भौगोलिक खोजे भी हुए। भौगोलिक खोजे के कारण पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, मध्य काल में जो रूढ़िवादिता खत्म हुई, मेन पुनर्जागरण उसी को कहते हैं। भौगोलिक चेतना लोगों में जगाई गई, जिज्ञासा एवं साहस की जो भावना था, नए नए देशों की खोज करने और समुद्री रास्तों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का आधार तैयार किया। तो यही पुनर्जागरण काल में हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद भौगोलिक खोजे के कारण ही इसका आधार तैयार हो गया। तो एक तरह से पुनर्जागरण विश्व इतिहास का पहली चरण मानेंगे। यहीं से उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का आधार तैयार होता है। तो ये पुनर्जागरण। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं आप लोग भूलिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।